जिसके अंदर शर्म लिहाज नाम की कोई चीज़ ना हो। उनकी ऐसी परफॉर्मेंस पर सभी उन दोनों की तारीफ करते हैं और सभी किसी अच्छे डांसर की तरह सभी की तारीफ को एक्सेप्ट करते हैं। और दादी उनके पास जाकर तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे ये कह दोनों की बलाएं लेती है। अगर तुम दोनों ना होते तो ये तो कितना फीका फीका सा लगता था। तभी आरू दादी माँ से बोली, टेंशन नोट मेरी जान, जब तक हम हैं आपकी इस बेरंग जिंदगी में हम रंग भरते रहेंगे। तभी आरू की नज़र अपने ऊपर किसी की घुरती तीखी नज़र पड़ती है। जब वह उधर देखती है तो वह खिसियानी हंसी के साथ धीरे से दादी से बोली, दादी मेरी माँ और आपकी हिटलर बहू दोनों ऐसे देख रही है जैसे मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं निकल रही हूँ, ये बोल वह वहाँ से भाग जाती है। आरू को जाते देख वह दोनों आदमी जो आरू पर गंदे कमेंट्स कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वह वहाँ से आरू के दिशा में चले जाते हैं। एपिसोड 6। हर लड़की अबला नारी नहीं होती है। सीईओ अधिराज सिंह राजावत वैभव की मार। अब आगे आरू अपने मन में रचना और राधिका से बचने के लिए वो तुरंत वहां से दुम दबाकर भागती है। वही आरू को दूसरी तरफ जाते हुए दोनों आदमी जो कि राधिका जी के बिजनेस पार्टनर रजत मिश्रा का बेटा रोहन और राहुल था, जो एक नंबर के अयाश है, वह जैसे ही आरू के पीछे जाते हैं तब तक वो वहां से निकल चुकी थी। वह सभी इधर उधर घूमने लगते हैं भी उन्हें किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो आरू बाथरूम के दरवाजे से लगी एक हाथ कमर पर रख एक हाथ दरवाजे पर टिका उन दोनों को बड़े ही अदा के साथ देख रही थी। ये देख दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आरू उन सभी को अपने हाथ की उंगली से इशारा कर अपने पास बुलाती है। ये देख तो जैसे दोनों को जन्नत मिल गई हो। तभी रोहन आगे जाते हुए, क्या बात है, मैंने तो सोचा था तेरे पीछे बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पर यहाँ तो सीधे हाथ में आकर प्रसाद गिर रहा है। तभी राहुल से हंसते हुए, अब भाई प्रसाद हमारे हाथों में गिर रहा है तो उसे लेना भी तो भाई मजबूरी है, क्योंकि हमारी मॉम कहती है कि यदि कोई प्रसाद दे तो उसे कभी भी मना नहीं करना चाहिए। ये बोल दोनों घटिया हंसी हंसने लगते हैं। आरू मुस्कुराते हुए बड़ी अदा के साथ उन दोनों के पास आती है। तभी वह राहुल के चेहरे पर हाथ फिराते हुए बोलती है, और तुम्हारी अम्मा ने यह नहीं सिखाया कि किसी लड़की को छेड़ोगे तो बहुत कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। तभी रोहन जोर जोर से हंसते हुए, हमें कौन पकड़ेगा, तुम्हें पता भी है हमारे पिता यहाँ की कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, और आज जिस घर में तुम नाच रही हो ना उसी घर की बिजनेस वूमेन वो जो राधिका राजावत है वह हमारे पापा की बिजनेस पार्टनर है। तो सोचो जब हमारे इतने बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है तो भला हमें क्या हो सकता है। तभी आरू अपने सर पर अपने हाथ रख कुछ सोचने का नाटक करते हुए, बात तो सही है, तो फिर क्या इरादा है, ये बोल उन दोनों को देखने लगती है। तभी राहुल उसके पास आते हुए, इरादा क्या है, बस तुम्हें खा जाने का इरादा है। तभी आरू थोड़ा मायूस होते हुए, पर मैं तो एक नाजुक सी कली छोटी सी बच्ची हूँ और तुम दोनों ही मुझे खाना चाहते हो, ये तो गलत बात है। फिर आरू थोड़ी एक्साइट होते हुए, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम दोनों मुझे एक एक करके खाओ। ये बात सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आयु बोलती है, देखो मेरी जैसी चंपा चमेली गुलाब गुड़हल की कली को पाने के लिए कुछ तो मेहनत बनता है। वह दोनों उसके बातों में आते हुए, वह क्या। तभी आरू बोलती है, क्यों ना तुम दोनों में एक कंपटीशन हो जाए। रोहन, कैसा कंपटीशन। तभी आरू बड़े ही अदा के साथ अपने बालों से खेलते हुए बोली, कंपटीशन यह है कि मुझे नाजुक लोग पसंद नहीं है। हालांकि मैं नाजुक कली ही हूँ, पर मुझे वही पसंद है जो हटे कट्टे ताकतवर हो। तभी रोहन अपने शर्ट को ऊपर करते हुए, शायद तुम जानती नहीं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमने अपनी बॉडी ऐसे ही नहीं बना रखी है। तभी आरू बोलती है, तो तुम उससे प्रूफ करो। तभी रोहन, क्या करना है हमें। आरू, तुम दोनों आपस में फाइट करोगे और जो इस फाइट से जीतेगा समझ लो जो तुम चाहते हो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, आरू की लगाए आग उन दोनों पर भड़क जाती है और तभी रोहन, जो कि राहुल अभी सोच ही रहा था, उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है। तभी राहुल को याद आता है कि सामने वाली लड़की ने क्या शर्त रखी है, वह भी उठकर रोहन के मुंह पर एक जोर सा मुक्का मारता है। फिर क्या था, दोनों के ही अंदर फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही जैसे एक दूसरे से जीतने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर पंजा मारने लगते हैं।
उधर आरू इन दोनों को एक दूसरे से लड़ता देखकर अपने दूसरे तरफ छुपे प्रियांशु को आवाज लगती है। प्रियांशु जो कि ब्लूटूथ के जरिए वह सब कुछ आरू से कहलवा रहा था जो आरू ने अभी रोहन और राहुल से कहा था। तभी प्रियांशु और आरू दोनों में एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और दोनों वहां से चुपके से निकल जाते हैं। तभी इन दोनों की फाइट और चीख की आवाज सुन उधर डीजे की आवाज बंद हो जाने से पूरे हॉल में गूंजता है तो सभी इधर भाग कर आते हैं। सभी देखते हैं कि दोनों के सर से मुंह से नाक से खून निकल रहा है। तभी रजत मिश्रा दौड़ते हुए जाकर बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो उसको। पर दोनों मान ही नहीं रहे थे। तभी कुछ बॉडीगार्ड जाकर उन दोनों को एक दूसरे से छुड़ाते हैं। तभी वहां पर राधिका, धीरेंद्र, हर कोई आ जाता है पर वही अधिराज सब कुछ देख रहा था। तभी राधिका थोड़ी तेज आवाज में, मिश्रा जी हमें नहीं पता था कि आपके बेटे इस तरह से किसी फंक्शन को खराब करते हैं। ये कह वह उन दोनों को घूरने लगती हैं। तभी रजत थोड़ा तेज आवाज में, यह क्या कर रहे थे तुम लोग। तभी रोहन बोलता है, डैड पहले उस लड़की के साथ में जाऊंगा। तो फिर राहुल बोलता है, पहले मैं जाऊंगा। तभी रजत गुस्से में, किस लड़की की तुम लोग बात कर रहे हो। तभी वह सब इधर उधर देखते हैं तो एक कोने में प्रियांशु के साथ खड़ी आरू की तरफ इशारा करते हुए उस लड़की के साथ। ये सुनते ही रजत अपने चेहरे का पसीना पोंछने लगता है। तभी राहुल कुछ आगे बोल पाता कि उसके चेहरे पर एक जोरों का मुक्का पड़ता है। तो वह देखता है तो सामने एक हट्टा कट्टा लंबा पर्सनैलिटी वाला आदमी खड़ा था। वह कोई और नहीं वैभव था। वह उन दोनों का ही काला पकड़ खींचकर उठाते हुए, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बहन के ऊपर नजर डालने की। ये कह वह उन दोनों को दूर धकेल देता है। रजत कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि वैभव कौन है। उधर आरू ये देख अपने ही जीत पर मुस्कुराते हुए मन में, अब आया मजा, बच्चों चले थे लड़की को छेड़ने। क्या समझ रखा है कि लड़कियां अबला नारी होती है। तुम दोनों की ऐसी की तैसी। तभी वह दोनों एक दूसरे को देख एक बार आरू को देखते हैं जो मुस्कुरा रही थी। वह समझ जाते हैं कि उन दोनों को बेवकूफ बनाया गया था। तभी रजत राधिका से माफी मांगते हुए, मिसेज राजावत, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब ऐसी हरकत यहाँ पर करेंगे। राधिका आप यहाँ से इन दोनों को तुरंत का तुरंत ले जाए क्योंकि यह कुछ देर और रुक गए तो मैं क्या कर जाऊंगी मुझे नहीं पता। राधिका जी का आवाज ही उन सभी लोगों के लिए एक वार्निंग भरी थी। तभी रजत तुरंत वहां से अपने बेटे को लेकर निकल जाते हैं। पर जाते जाते राहुल और रोहन आरू को अपनी नफरत और गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए मन ही मन में बोलते हैं, इस बेइज्जती का बदला तो तुझे मैं सुध समेत वापस। पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तभी धीरज विक्रम से आकर अब विदा लेने की बारी है और शादी की तैयारी जोरों शोरों से करने के लिए बोलते हैं। सभी खुश हो जाते हैं। भी धीरज की नज़र अधिराज हो जाती है तो वह विक्रम को देख बोलते हैं, विक्रम वह तुम्हारा बेटा अधिराज ही है ना। कोई कुछ जवाब देता तभी अधिराज अपने वाइन के गिलास जो कि उसके हाथ में था उसे पीते हुए उनके पास आता है और बोलता है, आंखें कमजोर हो गई है आपकी मिस्टर आहूजा। सिर्फ 7 साल में ही आप मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ऐसी बातें और उसकी इतनी कड़क आवाज सुन वहां पर सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तभी अधिराज अभिमन्यु के पास जाते हुए, कंग्रेचुलेशंस अनिरुद्ध आहूजा, उम्मीद कर रहा हूँ जैसा सब कुछ दिखाने की कोशिश हो रहा है वैसा ही सब कुछ रहे और मेरी इकलौती बहन आपके यहाँ सुरक्षित रहे। ये सुनते ही अनिरुद्ध की नज़र एक बार के लिए रिया पर जाती है। फिर वह तिरछी मुस्कुराहट के साथ एक कहावत सुनी है ना आपने अधिराज सिंह राजावत, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल। तो आप सभी के कमे इतने अच्छे हैं कि आपसे रिलेटेड किसी भी लोगों के साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। ये सुनते ही अधिराज के हाथों की मुठियाँ कस जाती है। तभी अधिराज एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ, कर्म अच्छे हो या बुरे हो अपने से जुड़े लोगों के खरोच को भी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। दुनिया यहाँ की वहाँ और तहस का नहस कर दूंगा। यह मेरी फितरत है और उसका एक सबूत भी मैं किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा कि यह जो ज्वालामुखी फटा है वह फटा है या फिर किसी ने फाड़ा है। ये बात जैसे ही अनिरुद्ध सुनता है वह गुस्से में कुछ बोलते ही वाला था तभी राधिका की आवाज आती है, हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज। मैं आप सभी से आज इस खुशी के मौके पर कुछ कहना चाहती हूँ और उस खुशी के साथ साथ वह एक सरप्राइज है जो मैं आप सभी को अपनी बेटी की शादी वाले दिन ही देना चाहती हूँ। सभी राधिका जी की तरफ देखने लगते हैं तो राधिका बोलती है,
इतने बड़े राजावत कॉरपोरेशन जिसे मैं और मेरे फैमिली ने मिलकर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है कि आज देश से विदेश कंपनी है और इंडिया में टॉप 5 नंबर पर आज है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे बड़े बेटे अधिराज सिंह राजावत पर जाती है। हमारे कॉरपोरेशन के साथ साथ हमारे बेटे अधिराज सिंह ने अपनी खुद की कई कंपनी खोली जो आज टॉप 5 में आती है। लेकिन अब हम भी अपने काम से रिटायर होना चाहते हैं, यानी कि ऑफिस से रिटायर, और हम अपने कंपनी का सीईओ अधिराज सिंह राजावत को घोषित करते हैं। ये बात सुनते ही वहां पर एक तालियां की गूंज उठती है। वहां पर कई बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे जो अधिराज सिंह राजावत को एक गलत नज़र से देखते थे, तो दूसरा ये भी कि उसने अपने कंपनी को इन कुछ सालों में न जाने कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। कितनी सारी लड़कियां जो वहां पर बिजनेसमैन की आई हुई थी, उन सब की नज़र अधिराज पर टिकी हुई थी। पर आज इतने बड़े कॉरपोरेशन की सीईओ घोषित हो जाने पर हर किसी की नज़र सिर्फ और सिर्फ अधिराज पर जाती है। तभी राधिका आगे बोलती है, और हमने एक फैसला लिया है, उम्मीद करती हूँ कि हमारे बेटे को इससे आपत्ति नहीं होगी। अधिराज घूरकर उन्हें बस देखता रहता है क्योंकि उसकी माँ समय पर तीर मार रही थी। तभी राधिका मुस्कुराते हुए बोलती है, हमने अपने बेटे के लिए एक लड़की को चुनी है। सभी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और वहां पर आए लड़कियों का तो दिल ही टूट जाता है। पर अगले ही पल राधिका बोलती है, और वह लड़की ही सरप्राइज है, आने वाले समय में हम आपको उसे लड़की से इंट्रोडक्शन करवाएंगे। सभी एक बार फिर तालियां गूंज उठती हैं। एपिसोड 7, मेरे शौक हर रात अलग -2 लड़कियों के है सिड्यूज मी, क्या तुम मुझे झेल पाओगी। अब आगे सगाई की फंक्शन हो चली थी। सभी मेहमान अब वहां से जा चुके थे। अनिरुद्ध भी अपने फैमिली वालों के साथ चला गया था। वही इस समय हाल में सिर्फ गिरिवाल फैमिली और राजावत फैमिली थे। धीरेन्द्र जी राजन के साथ बैठे हुए थे, तो वही विक्रम अमित के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। रचना, वैभव, प्रीतम और घर के सारे मेंबर सभी लोग बैठे हुए थे। तभी अधिराज कमरे से बाहर आते हैं और वह वहां से जैसे ही निकलने वाले होते हैं वैसे ही उन्हें दादाजी की तेज आवाज सुनाई देती है, रुकिए अधिराज। अधिराज के कदम रुक जाते हैं तो धीरेन्द्र जी बोलते हैं, हम इतना तो जानते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं तो आप यहाँ रुकने के लिए साफ मना करेंगे, पर हम चाहते हैं कि आप शादी तक रुके और हमारे इज्जत का भी ख्याल रखें। और दूसरी बात, क्या आप पूछना नहीं चाहेंगे आपकी शादी किससे तय हुई है। अधिराज अपने जेब में हाथ डालते हुए उनकी तरफ मुड़ता है और बोलता है, हमें नहीं पता आपने हमारी शादी किससे तय की है, पर एक बात इतना याद रखना, जिस भी लड़की से शादी तय हुई है उसे यह जरूर बता देना कि मैं क्या हूँ, मेरे शौक क्या है। वह लड़की मेरी जिंदगी में तो आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था आप जिस लड़की से कहेंगे उस लड़की से शादी करूँगा। पर एक बात आप भी याद रखिएगा, मैंने एक वादा आपसे और किया था, वह लड़की मेरी पत्नी तो बन जाएगी, पर कभी उसे मैं अपना पाऊंगा कि नहीं यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं किसी एक लड़की पर टिक नहीं सकता। मेरे शौक हर रोज अलग अलग लड़कियों के हैं। ये सुनते ही राधिका अपनी आंखें और मुठियां जोर से बंद कर देती है। राजन धीरेन्द्र की तरफ देखने लगता है। तभी अधिराज बोलता है, और सबसे अहम बात, मैं एक आग हूँ और जो भी मेरे पास आएगा वह जलकर राख हो जाएगा, तो कोई ऐसा बना होगा जो मेरे ताप को सह सके, उसी को मेरे साथ साथ फेरे लेने के लिए बोलिएगा। उसकी इतनी कठोर और भारी आवाज सुन वहां पर सभी के चेहरे पर थोड़ी सिकन आ जाती है। बात की यही सच्चाई थी कि क्या कोई लड़की अधिराज के साथ टिक पाएगी। अधिराज बाहर से भले ही देखने में समुद्र की तरह शांत है, पर अंदर से उतनी ही ज्यादा उसके अंदर लहर तूफान और सुनामी भरी हुई है। क्या कोई लड़की उसके इस लहर के सामने टिक पाएगी। राधिका और धीरेन्द्र दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो वहीं राजन थोड़े चिंतित हो जाते हैं। तभी अधिराज वहां से बाहर निकल जाता है। तभी वैभव जैसे ही उठता है वैसे ही रचना पूछती है, वैभव कहाँ जा रहे हो बेटा। तभी वैभव बोलता है, छोटी माँ मैं बस सुबह तक घर आ जाऊंगा। ये बोल वह अधिराज के पीछे चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियांशु के कमरे में इस समय प्रियांशु, बरखा और सौम्यता चारों ही बैठे हुए थे। आरू इधर उधर घूम रही थी। आरू के कांड हर किसी को पता चल चुकी थी। तो बरखा गुस्से में चिल्लाते हुए, आरू तेरा दिमाग खराब हो गया है, अगर थोड़ी सी चुक होती तो वो, अगर उन सब ने तेरे साथ कुछ किया होता तो। तभी आरू बड़े एटीट्यूड के साथ, मुझे कोई छू सके इतनी औकात किसी में नहीं है।
तभी बरखा चिढ़ते हुए, अपना यह फिल्मी डायलॉग कहीं और मारा करो, हर जगह अच्छा नहीं लगता है। तभी आरू बोलती है, यार मैं यहाँ परेशान हूँ और तू मुझे और परेशान कर रही है। तुझे क्या लग रहा है वो हिटलर इस बात को इतनी आसानी से जाने देगी? जरूर जरूर कुछ ना कुछ उसके शातिर दिमाग में चल रहा होगा। एक तो वैसे ही जब देखो तब वह मुझे आदेश देती रहती है, ये तुम्हारे अंदर ढंग नहीं है। वह ढंग नहीं है, लड़की हो तो ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए यार, ब्ला ब्ला। तभी प्रियांशु आरू के कंधे पर सर रखते हुए, यार मेरी जान तू सच बोल रही है, हमारी तो पूरी की पूरी आज़ादी ही उस हिटलर ने छीन रखी है और ऊपर से हमारे कॉलेज में भी हमारे नाम का वारंट निकाल रखी है। यदि हमारे तरफ से कोई भी गड़बड़ होती है तो सीधे कंप्लेंट उनसे की जाए। तभी आरू बड़े ही एटीट्यूड से अपना कॉलर उठाते हुए, पर वो तो आरू का कमाल है जिसका डर हमारे प्रिंसिपल सर के अंदर घुसा बैठा है। तभी बरखा अपने आईब्रो ऊपर करते हुए, वह डरते नहीं है तुझसे, वह अपनी बीवी से डरते हैं जो इत्तेफाक से हमारी बुआ है, क्योंकि बुआ तुमसे बहुत प्यार जो करती है। तुम्हारी बातों में आकर बेचारे मेरे फूफा जी यानी कि प्रिंसिपल सर को जो नाच नचाएंगी कि वह 15 दिन उनके आगे पीछे घूमते ही रह जाएंगे। सिर्फ इस वजह से वह तुझसे पंगा नहीं लेते हैं, समझ में आई बात? तभी आरू अपना बाल झटकते हुए, अरे यार कोई भी वजह है तो है ना। वैसे भी सच बताऊं, जब भी प्रिंसिपल सर को इस तरह से मेरी बात मानते हुए देखती हूं ना तो बड़ा प्यार आता है उन पर। तभी सौम्या थोड़ी नाराजगी से, आरू अपना बचपना कब छोड़ोगी? तुम अब बड़ी हो चुकी हो। आरू उसे घूरते हुए, अरे यार मैं 20 की ही हूँ, 80 की नहीं हो गई हूँ। अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है। तभी आदित्य अंदर आते हुए, खेलने खाने के दिन तो ठीक है, पर क्या तुम्हें पता भी है हमारे घर में एक हिटलर और हाजिर हो गया है? आदित्य को आता देख प्रियांशु जाकर आदित्य के पीठ पर चढ़ते हुए, भाई। आदित्य गिरते गिरते बचता है और उसके सिर पर मारते हुए बोलता है, दूर से भी तो बात कर सकता है, इतना चढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी आरू उसके पास जाते ही, आप अभी क्या बोल रहे थे भाई? तभी आदित्य, मैं ये बोल रहा था हमारे दूसरे देवल इस घर में आ चुके हैं। प्रियांशु और आरू का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि आदित्य के ऐसा कहने से उन दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। ऐसा नहीं था कि देवल के आने पर इन्हीं दोनों की हालत खराब थी। हर कोई के अंदर सिर्फ एक ही डर था, पर इन दोनों की शैतानियों की वजह से इन दोनों को उससे डर लग रहा था। तभी आरू, अरे हमरे भैया सच बोले हा, तू मजाक करत बाना। हम पिछली बार तोहरे पॉकेटवा से पैसा निकले रहली तो यही का सजा देत हूं ना। और जब हद से ज्यादा आरू घबराने लगती है तो उसे अपनी माँ की भाषा में ही बोलने लगती है। आदित्य मायूसी से आरू के सर को सहलाते हुए, नहीं बच्चा, वह तो तेरा हक है क्योंकि मैंने तुझे अपनी बहन माना है, बट बात यहाँ यह है कि सच में डेविल यहाँ है और यह बात तुम लोग अच्छे से जानते हो कि उसे डिसिप्लिन कितना पसंद है। बेचारे आरू और प्रियांशु का मुंह रोने जैसा बन गया था और उनकी हालत देख बरखा और सौम्यता के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पर तभी आरू कुछ सोचते हुए, वैसे भी कौन सा डेविल दिन भर इस घर में रहने वाला है? हम तो उसके ना रहने पर भी अपनी शैतानियां कर सकते हैं। उसकी बातें सोच सभी अपना माथा पीट लेते हैं और वही ये बात अच्छे से जानते थे कि ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते। आज रात आरू, बरखा और सौम्यता यहीं पर रुक जाती है और रचना जी अपने फैमिली के साथ घर पर चली जाती हैं क्योंकि घर तो उनके पास में ही था। रचना जी के हस्बैंड अमित विक्रम सिंह राजावत के असिस्टेंट और बॉडीगार्ड दोनों थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे क्योंकि उनके पिता आपस में दोस्त थे। राजन गिरिवाल धीरेन्द्र राजावत के दोस्त के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड और उनके असिस्टेंट थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे। इनकी पुश्तैनी चली आ रही दोस्ती अमित और विक्रम की भी थी। अमित विक्रम के बॉडीगार्ड के साथ असिस्टेंट थे, पर कभी भी ये लोग एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखें, हमेशा एक अपनों की तरह रहते थे। वैसे ही उनके बच्चों में भी वही पीढ़ी चलती आई। वैभव, जो कि अधिराज का बचपन से दोस्त था, वह भी उसके साथ ही उसका रक्षक और उसका असिस्टेंट बना, उसके साथ ही एकदम साया की तरह रहता था। ऐसा नहीं था कि गिरिवाल फैमिली को किसी की मजबूरी थी ऐसा करना। यह उनकी पीढ़ी चली आई थी क्योंकि राजावत खानदान एक समय में राज किया करता था और धीरेन्द्र राजावत के दादा सूर्यवंशम राजावत यहाँ के राजा थे और उनके सैनिक और रक्षक राजन गिरिवाल के दादा पीताम्बर गिरिवाल थे।
तब से यह एक कसम वादा थी कि उनकी हर पीढ़ी उनके अधीन रहेगी और हमेशा उनकी रक्षा करेगी, और साथ में राजावत फैमिली के गिरेवाल फैमिली पर बहुत उपकार थे। शायद इस वजह से उनकी पीढ़ी हमेशा राजावत फैमिली के साथ थी। तीनों लड़कियां आरू, सौम्यता और बरखा जाकर एक कमरे में धड़धड़ाते हुए घुस जाती हैं। एक लड़की बिस्तर पर पूरी तरह से फैलकर सोई हुई थी। वह देखने में किसी प्रिंसेस से कम नहीं थी। तभी आरू जाकर उसके ऊपर कूदकर उसके ऊपर सो जाती है। ये होते ही वह लड़की चिल्लाकर उठ जाती है। तभी अपने ऊपर आरू को देख उसे अपने पैरों से मारकर दूर धकेल देती है और बोलती है, मुझसे दूर रह। कौन है तू? ये सुनते ही आरू की आंखें छोटी हो जाती है और बोलती है, क्या दिन आ गया है, मेरी ही बेइज्जती मुझे ही नहीं पहचान रही है, हे भगवान मुझे उठा ले। तभी वह लड़की उसे घूरते हुए, अब तुझे मैं अपनी बेइज्जती याद आ रही हूँ। पूरे सगाई में तो तू मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। मेरा कॉलेज का दूसरा है, तूने तो मुझे अपना दोस्त ही मानना भूल गया और अब क्यों आ रही है मेरे पास? तभी आरू उसके पास लेट फैलते हुए, देख जो भी तेरे को गिला शिकवा है वह सुबह दूर कर लेंगे, अभी मेरे को सोने दे क्योंकि मुझे बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है। ये बोल उसके ऊपर हाथ पैर करके सो जाती है। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि आरू के नाक बजने लगते हैं। बेचारी सौम्यता और बरखा खड़ी होकर सिर्फ एक दूसरे को देख सकती थी और वह लड़की बिस्तर पर तिल मिलाकर रह जाती है। तो आइए जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन। यह है, इनका नाम है प्रीता राजावत। ये अधिराज सिंह राजवंश के चाचा और चाचा यानी कि अमन और शिल्पा के बेटी छोटी बेटी थी और बड़ा बेटा आदित्य राजावत। प्रीता की उम्र यही करीब 21 साल है। ये भी उसी कॉलेज में पढ़ती है, पर उनकी फील्ड अलग है। ये मेडिकल से अपनी पढ़ाई कर रही है, इसलिए इन दोनों का क्लासेस एरिया दूसरी तरफ है। इस वजह से यह सिर्फ लंच के समय ही मिल पाती है या फिर नहीं भी मिल पाती है। बरखा उन दोनों के पास जाती है, आरू को थोड़ा दूर धकेल अपने लिए जगह एडजस्ट कर सो जाती है। सौम्या अपना लाचारी से सिर हिलाकर वही सोफे पर जाकर सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रात के 10 बजे बज चुके थे। अधिराज जैसे ही अपने होटल रूम में जाता है वैसे ही उसे वहां का माहौल कुछ अलग लगता है। वह जैसे ही लाइट ऑन करता है उसे वहां का माहौल ही कुछ रोमांटिक लगता है। उसके आईब्रो ऊपर हो जाती है। तभी अधिराज का फ़ोन बजता है। वह अपने फ़ोन रिसीव करता है तो उधर से मिस्टर वालिया का फ़ोन था और बोलते हैं, आज हमारी जो डील हुई है उसके लिए मैंने आपके कमरे में गिफ्ट भेजा है। आई होप आपको काफ़ी पसंद आएगी। अधिराज उनके कॉल कट कर देता है। तभी वॉशरूम से एक लड़की अपने बॉडी पर एक बाथरोब पहनकर बाहर निकलती है। लड़की का फिगर काफ़ी गोरी, हॉट एंड सेक्सी थी। ये देख अधिराज सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपनी शिगार निकाल उसके कश लेने लगता है। वह लड़की जाकर उसके गोद में बैठ जाती है और बोलती है, हॉट, सेक्सी एंड हैंडसम, ये सिर्फ लड़कियों का सूट नहीं करता है मिस्टर राजावत, ये सब कुछ आप पर सूट करता है। आपको बता नहीं सकती, जब से मैंने मीटिंग में आपको देखा था आपको छूने की न जाने कब से मेरी यह इच्छा थी। ये सुन अधिराज के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। तभी वह अपने सिगार से अपने मुंह से धुएं उसके ऊपर उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें किसी ने भेजा है या खुद की मर्जी से आए हो? ये सुनते ही वह लड़की जिसका नाम एनी था वह बोलती है, एनी को जो पसंद आता है वह अपने खुद की मर्जी से करती है और मुझे आप पसंद आए। तभी अधिराज सोफे पर टिकते हुए उसे अपने हाथों से दूर धकेल देता है और बोलता है, मैं किसी से जबरदस्ती करता नहीं, पर कोई मेरे पास आता है तो मैं कोई संत नहीं हूँ जो मैं उसे छोड़ दूँ, और ना ही मेरी तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट है। पर मैं उस लड़की को नहीं छोड़ता जो खुद से अपने मर्जी से मेरे पास आती है। ये बोल वह वैभव को कॉल करता है। वैभव तुरंत अंदर आता है तो सामने एक लड़की को देखकर एक गहरी सांस लेता है। तभी अधिराज वैभव से बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट। वैभव वापस जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट लाकर उस लड़की को दे देता है। वह लड़की जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर कुछ सोच वह उस पर साइन कर देती है। अधिराज के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। वैभव वहां से जाता नहीं। तभी अधिराज बोलता है, क्या तुम्हें भी मेरे साथ मेरे गिफ्ट को एंजॉय करना है? ये सुन वैभव अधिराज को घूरता है और वहां से चला जाता है। तभी अधिराज उस लड़की को देखकर बोलता है, सेड्यूस मी। आज तक कोई ऐसा नहीं जो मुझे झेल पाया हो, हर किसी ने कोशिश की। देखता हूँ तुम मेरे साथ कितनी देर तक टिक पाती हो।
तभी वह लड़की बड़ा अदा के साथ अपनी बाथरोब को रिमूव करते हुए उसके पास आते हुए बोलती है, तब तो यह मेरे लिए भी चैलेंज है और मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करूंगी, क्योंकि आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं है जो मुझसे सेटिस्फाई ना हुआ हो। अधिराज तिरछी मुस्कान के साथ, देखता हूँ कितनी देर तक टिकती हो, उसे झटके में बैग पर धकेल देता है। अधिराज अपने कपड़े रिमूव कर वहां की लाइट्स को ऑफ कर देता है और उस लड़की के ऊपर हावी हो जाता है। कुछ देर तक तो वह लड़की उसका काफी साथ दे रही थी, पर पल पल समय बीतने के साथ उसकी सिसकियां और रोने में बदलती जाती है, और वह रोने के साथ साथ अब चिल्ला उठती है और उसे छोड़ने की भीख मांगती रहती है। पर अधिराज उसे नहीं छोड़ता। वह रिक्वेस्ट करते हुए, मैं आपको नहीं झेल पाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पर अधिराज नहीं रुकता और बोलता है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, भूल गई। ये बोलते हुए ही अधिराज उसके ऊपर अपनी मर्दानगी दिखने लगता, पर अगले ही पल वह लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही अधिराज उसके ऊपर से उसे छोड़कर खड़ा हो जाता है और वह अपने कपड़े पहन बालकनी में चला जाता है और फिर से अपने सिगरेट अपने मुंह में रखते हुए बोलता है, जिस दिन मुझे कोई सेटिस्फाई करने वाली लड़की मिल गई, उसे दिन सिर्फ एक लड़की पर ही मैं पूरी जिंदगी टिक जाऊंगा और वही मेरी जिंदगी जीवन संगिनी होगी। पर शायद इस जन्म में वह पॉसिबल नहीं है। ये बोल वह चांद को देखने लगता है। क्या अधिराज की ऐसी सोच रखने की हर लड़कियां ऐसा होती है, उसकी सोच कोई बदल पाएगी? एपिसोड 8, हिटलर ने ली आरू और प्रियांशु की क्लास और सपने रचना का बेलन उठाना। अब आगे। अगली सुबह आरू रूम में फैलकर किसी बच्चे की तरह सो रही थी। वह इस समय किसी बाबी डॉल से कम नहीं लग रही थी। उसने इस समय भी अपना वही लहंगा पहना हुआ था। वह किसी खूबसूरत सी जगह पर इस समय थी, शायद वह सपना था। तभी उसके चारों तरफ फूल और खूबसूरत सी गार्डन झरना दिखने लगता है, और वही उस गार्डन में वह किसी प्रिंसेस की तरह कपड़े पहन वह वहां पर हर फूलों को छूते हुए और महसूस करते हुए जा रही थी। तभी उसे एक जगह खूबसूरत सा एक कमल का फूल दिखता है। वह उसकी तरफ जैसे ही बढ़ती है वैसे ही किसी की भारी सी आवाज आती है, वहां क्या कर रही हो लड़की? तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये सुनते ही वह प्यारी सी प्रिंसेस जो आरू के रूप में थी, वह डर कर सहम जाती है और अपने पीछे देखती है तो किसी लंबे चौड़े इंसान को देखते हैं जिसके 2 नुकीले दांत थे और उसके सिर पर 2 सिंग। ये देख आर बुदबुदाती है, डेविल, फिर जोर से चिल्लाती है, नहीं। ये कह वह उठकर बैठ जाती है। उसके इतनी तेज चिल्लाने से वहां पर खड़े सभी लोग एक बार के लिए डर कर पीछे हो जाते हैं और एक गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी आरू जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, सामने खड़े इतने लोगों को देख फिर से वो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बेवकूफ लड़की, अपनी आंखें खोल, क्या तुझे हम कोई शैतान दिखते हैं? किसी की जानी पहचानी आवाज सुन आरू अपनी आंखें खोलती है तो सामने शैतान तो नहीं, लेकिन शैतान के दोस्त जरूर खड़े थे। वहां पर बरखा, प्रियांशु, सौम्यता, प्रीता सभी उसे घूर कर देख रहे थे। आरू अपने सीने पर अपने हाथ रख एक गहरी सांस लेकर बोलती है, क्यों तुम लोग चुड़ैल के जैसे मेरे आगे पीछे खड़े हो? अरे यार, छोटी सी बच्ची हूँ, डरा कर मारना चाहते हो? ये बोल वह सुबकने लगती है। उसके ऐसे रोने से सभी एक पल के लिए घबरा जाते हैं, क्योंकि आरू बहुत कम ही रोती थी। तभी बरखा परेशान होते हुए उसके पास आकर होती है, क्या हुआ बेटू, तू क्यों रो रही है? आरू अपने आंसू पोंछते हुए, मुझे सपने में फिर से वही शैतान दिखा। ये सुनते ही सभी एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि यह हमेशा से होता था कि जब भी उसके सपने में वह दोनों नुकीली दांत वाला शैतान आता था तो आरू की हालत खराब हो जाती थी। बरखा उसे अपने गले लगा, उसके सर को सहलाते हुए, अच्छा चुप हो जा, चल, अभी तुझे सच में शैतान से मुकाबला करना है। ये सुन आरू बरखा को देखने लगती है तो बरखा हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर बाद प्रियांशु और आरू किसी मुजरिम की तरह हाल में खड़े थे। वह सभी इस समय हाल में ऐसे खड़े थे जैसे न जाने कितने लोगों का कत्ल किया हो और उसके सामने पूरा राजावत परिवार बैठा था। सिर्फ अधिराज को छोड़कर राधिका जी अपनी सोफे पर बैठी हुई थी और आरू और प्रियांशी को बड़े शिद्दत से घूर रही थी। तभी आरू एक आंख उठाकर दादी की तरफ देखती है, जैसे कुछ रिक्वेस्ट कर रही थी, पर दादी लाचारी से सिर्फ ना में सिर हिलाती है।
आरू मायूस होकर फिर से एक बार आदित्य को देखती है तो आदित्य अपने कंधे उचका देता है तो आरू मन में बोलती है आपसे तो बदला मैं लेकर रहूंगी। उसके बाद लास्ट जो बचे थे वो थे दादा। वह उनके तरफ की तरफ देखती है तो दादा भी कुछ रिस्पांस नहीं करते। अब आरू हार मान चुकी थी। वह अपने मन का फट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है, हिटलर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वह अपने दांतों तले जीभ दबा देती है, क्योंकि उसने फ्लो में राधिका जी को हिटलर कहा था। अपनी बात को संभालते हुए, मेरा मतलब रानी सा हमने ऐसा कुछ नहीं किया है ना। वह मुझे परेशान कर रहा था तो वहां पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था इसलिए मैंने। तभी प्रियांशु बीच में बोलता है, माँ सिर्फ इसने नहीं हमने। बस वह इसके आगे और बोल पता। तभी राधिका की तेज आवाज आती है, चुप करो तुम दोनों। मुझे यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। तुम दोनों को एक दूसरे की गलती मानना नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को बचाना है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारे इन फालतू दलीलों पर बातों पर विश्वास कर लूँगी? घर में सीसीटीवी कैमरा नाम की भी कोई चीज़ है। अब तुम दोनों की जो हरकत की है ना, उसमें मुझे सब कुछ साफ साफ दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है। ये बात जैसे ही आरू और प्रियांशु के दिमाग में आती है, वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं, अरे यार हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हमें कम से कम सीसीटीवी कैमरा का फोटोज तो डिलीट कर रहा ही चाहिए था। ये बात इतनी तेज में और बेख्याली में बोलते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वह किसी का पारा और बढ़ा रहे हैं। तभी राधिका की आवाज़ आती है, अच्छा तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। तभी उन दोनों को एहसास होता है और वह दोनों ही अपने आपस में उंगली को फंसाकर अपना सिर नीचे कर लेते हैं। तभी दादी बोली, राधिका बहू आखिर उसमें बच्चों ने क्या किया? गलत तो उन सब ने किया। हमारे ही घर में आकर हमारी ही बच्चियों पर अपनी बुरी नज़र डाली। आखिर अपने आप को बचाने के लिए ही तो उन सभी के साथ ऐसा किया। तभी राधिका दादी को घूरते हुए, बात बचाने की नहीं है मासा, बात यह है कि इन दोनों का तरीका गलत था। इन्हें हम में से किसी को बुलाना चाहिए था, नहीं तो बहुत सारे तरीके थे, पर यह कौन सा तरीका था जो अरुंधति ने अपनाया? तभी आरू बीच में बोलती है, रानी सा मेरा नाम आरू है। तो राधिका उसे घूर कर देखती है तो आरू अपने आप चुप हो जाती है। तभी राधिका वार्निंग भरे लहजे में, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, यदि ऐसा कुछ भी हरकत की तुम दोनों ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और यदि तुम लोग के साथ ऐसा कुछ होता है तो घर में इतने सारे लोग हैं और कांटेक्ट भी है तुम्हारे पास, उसका यूज करना। ऐसे फालतू हरकत तुम सभी को शोभा नहीं देता है। ये बोल वह अपने रूम की तरफ चली जाती है। वह जैसे ही वहां से जाती है वैसे ही आरू और प्रियांशु, जो न जाने कब से सांस रोक कर खड़े थे, वह एक गहरी सांस लेते हैं और सामने देखते हैं और रोतलू सा मुंह बनाते हुए आरू जाकर दादू के पास बैठकर बोली, दादू आपने ऐसा बहू क्यों लाया? एकदम खड़ूस है कि हिटलर है, पता भी है, मुझे डर लगता है। उसकी बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी विक्रम जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मुझे खुशी है तुम लोगों ने जो भी किया तरीका थोड़ा गलत था, पर उस समय आपको जो समझ में आया तुमने खुद को बचाने के लिए किया, और खुद के बचाने के लिए यदि किसी का कत्ल भी कर दिया जाए तो वह भी माफ होता है। पर बेटा अभी जो राधिका जी ने कहा उस बात पर भी जरा गौर करना। ये बोल आरू का सर सहला देते हैं। तभी प्रियांशु झूठ मूठ कर रोते हुए, पापा आप सिर्फ आरू से प्यार करते हैं। विक्रम जी उसके सर पर चपत लगाते हुए, मैं अपने सारे बच्चों से प्यार करता हूँ। आरू विक्रम जी के गले लग जाती है। तभी दादी बोलती है, अरे उन दोनों छोरे ने जो मेरी छोटी सी बच्ची को परेशान कर रहा था उससे तो अच्छे से मजा चखाऊंगी, बस मेरे सामने कभी मिल जाए। प्रियांशु और आरू के तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, सारे घर की स्पोर्टेड उसके पास हो जाते हैं। वही बरखा सौम्यता खुद को ही बस नागवारी में सर हिलाती रह जाती है। और वही ऊपर खड़ा अधिराज, जो कि रात को ही घर में आ चुका था, वह अपने जिम एरिया से बाहर आता है तो ऊपर के एरिया से हाल के नीचे ताकता है और सब कुछ सुन रहा था और समझ रहा था। वह आरू को बड़े गौर से देख रहा था और उसकी हरकतों को भी। तभी मन में बोलता है, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, चेहरे पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, या कह वह वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिरवाल फैमिली के घर पर इस समय सभी हाल में बैठे चाय इंतजार कर रहे थे। तभी रचना बड़बड़ाते हुए, ये लड़की वहीं पर रहती है जैसे कि वही उसका घर हो। अरे यहाँ भी घर नाम की चीज़ है, माँ उसका इंतजार कर रही है।
लड़कों के साथ घूमती रहती है, घर का कोई उसको ख्याल नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है, यह नहीं कि माँ की कोई हेल्प करे, और उसको ये बोलते जा रही थी और किचन में चाय छानती जा रही थी। तभी लता बोलती है, काकी छोटी बच्ची है, क्यों उसके बारे में इतना परेशान होती है? अरे जिस दिन बड़ी होगी अपने आप समझदारी आ जाएगी। तभी रचना जी उसे डपटते हुए, उसको सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाली इस घर में तुम ही हो। अरे खुद को देखो, कितनी उम्र है तुम्हारी, 24 से 25 साल की उम्र है, घर के सारे काम करती हो, हर चीज तुमको आता है, कल तो तुम्हारी शादी होगी, अच्छे घर जाओगी, सब कुछ संभालोगी, और एक ये लड़की है जो 20 साल की हो गई, उसकी चाय तक बनाने नहीं आता, ससुराल में जाएगी तो करेगी क्या? तभी लता मायूस होकर बोलती है, उसके पास उसका इतना बड़ा परिवार है, जी लेने दीजिए जिंदगी, मेरा भी कोई अपना ऐसा परिवार होता है तो मैं भी अब तक हंसती खेलती, पर मुझे नहीं पता था, मजबूरी हर चीज सिखा दिया। रचना को जैसे ही ख्याल आता है कि उसने बेख्याली में क्या कुछ बोला है, वह लता के पास जा उसका चेहरा हाथों में लेते हुए, लता तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारे परिवार हैं, तुम्हें कभी अपने आप को अकेला समझने की भूल करना भी मत। तभी वहां पर आरू आते हुए, हाँ लता दीदी, और वैसे भी आप तो मेरी सबसे प्यारी दीदी हो, जो मुझे हर चीज बनाकर खिलाती हो, नहीं तो एनस कुछ भी मांगने पर भी कहती है खुद बना कर खा लो। अब बताओ, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची सब खुद बना कर खाएगी? तभी लता उसे लाड करते हुए उसका सिर सहला कर बोली, मैं हूं ना, तू जो कहेगी मैं सब बना कर दूंगी। तुझे रचना आरू से चिढ़ते हुए फुर्सत मिल गई तुम्हें यहाँ आने की? जरा बाहर आओ, अभी मुझे तुमसे बात करनी है, और उसके पहले जाकर खुद की शक्ल सुधारो, जाकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन के नीचे आओ। तभी आरू बोली, माँ आज नहाने का मूड नहीं है, देखो ना मौसम कितना ठंडा है। तभी रचना वहां से बेलन उठाती है तो आरू भागते हुए, जा रही हूँ, इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ये बोल वह अपने कमरे में चली जाती है। एपिसोड 9, रचना का अधिराज को नापसंद करना, आरू बेपरवाह प्रिया का गुस्सा। अब आगे, आरू बाथरूम में जाती है, रूम में जाती है तो देखी बाथरूम बंद था, वह बाथरूम का डोर खटखटाते हुए, बरखा जल्दी से बाहर निकल, मेरे को भी नहाना है। अभी एक जगह से इतना बड़ा भाषण सुनकर आई हूँ, अभी मेरे माता का भाषण बचा है। ये बोल वह बेड पर फैलकर लेट जाती है और मोबाइल चलाने लगती है। मोबाइल चलाते चलाते अचानक वह अपने सपने में बारे में सोचने लगती है। वह अपने सपने के बारे में सोचते हुए मन में बोलती है, आप कौन हैं? आप इतने खूबसूरत और हैंडसम हो, पर आपके दोनों नुकीले दांत और वो दोनों सिंग यदि नहीं रहता तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम लगते। तभी बरखा बाहर निकलते हुए, हर राक्षस भयानक ही होता है, खूबसूरत नहीं। इसलिए जबरदस्ती किसी राक्षस को हैंडसम बनाने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है। आरू अपने होश में आती है और बोलती है, हाँ हाँ देखना, उस डेविल को मारने के लिए मेरा प्रिंस, मेरा राजकुमार भी एक दिन मेरे सपने में जरूर आएगा। ये कह वो बाथरूम में चली जाती है। बरखा अपने बाल पोंछते हुए बोलती है, राजकुमार का तो नहीं पता, पर तेरे जैसे शैतान की नानी के लिए डेविल भी सही है, क्योंकि तेरे नखरे उठाना हर किसी के बस में जो नहीं है। ये बोल वह अपने बाल को पोंछने लगती है, तभी वह मिरर में देखते हुए एक सोच में गुम हो जाती है। जब आदित्य ने उसका हाथ पकड़ उसे डांस करने के लिए बुला लिया था, फिर वह अपना सर झटकती है और अपनी सोच से बाहर आ जाती है, फिर नीचे चली जाती है, क्योंकि आज वह सभी लीव पर थे। कुछ देर बाद लंच पर सभी इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी आरू अपना खाना खा रही थी और रचना जी उसे के थाली में एक पराठा और देते हुए, ले इसे भी खा ले, उसके बाद तो मेरे सवाल का जवाब देना। ये बोल वह गुस्से में जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी अमित जी कहते हैं, रचना जी क्यों इतना परेशान होती है, बच्ची है, भूख लगा है, पहले खा तो लेने दीजिए। तभी रचना टॉन्ट मारते हुए, जहां रात बिता के आए हैं वहां इसको भोजन नहीं मिला। तभी आरू तपाक से जवाब देती है, शैतानों के बीच में मेरा खाना गले में ही अटक जाता है, और ब्रेकफास्ट किया है ना उनकी अच्छी खासी लेक्चर का, इसीलिए मैं किसी तरह जान छुड़ाकर यहाँ भाग कर आई हूँ। पर राजन जी थोड़े परेशान होकर देखने लगे, जैसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी रचना चिढ़कर, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे, मैंने कहा था ढंग से कपड़ा पहन के रहने को, और तू वहां पर बिना दुपट्टे की दिख रही थी। आरू अपना खाना छोड़, माता वो फैशन है, ओढ़नी पर कैसे पता लगता है कि डांस क्या है, और दुपट्टा पर डांस कैसे करती?
आपको पता भी है इस डांस को हम लोगों ने वीडियो में देखा था जिसमें सुष्मिता सेन ने पतली सी साड़ी पहनी हुई थी और मुझसे साड़ी संभलती नहीं और आपने मुझे लहंगा पहना दिया था, तो मेरी कमर कैसे दिखती। ये बात सुन वहां पर बैठे सभी के गले में खाना अटक जाता है। रचना जी तिलमिला कर रह जाती है क्योंकि वह जानती थी उनकी बच्ची अलहन है, वह इतनी अलग है कि उसे इतना नहीं पता ऐसा रहना उसके लिए कितना खतरे से भरा है। ना जाने कितने लोगों की उस पर गंदी नज़र पड़ेगी, वह तो अपनी बचपने में शैतानिया में इतना तक नहीं समझ पा रही कि एक दिन उसके इसी भोलेपन का न जाने क्या होने वाला है। तभी रचना जी गुस्से में कुछ और बोलती लता उनसे बोलती है काकी इतना परेशान मत होइए। तभी रचना लता जरा इस बेवकूफ़ को अकल दो और उसे समझाओ कि दुनियादारी क्या है। इसे लगता है कि यह बाहर सबसे दबंगई करती है तो हर कोई उससे डरता है और इसे कुछ नहीं करेगा। इसे नहीं पता हर किसी से लड़ जाती है, न जाने कितने ये दुश्मन अपने बना रखे हैं। ये बोल अपना सर पकड़ लेती है। तभी आरू फ्रस्ट्रेटेड होकर प्लीज़ माँ आपको क्या लगता है वह सभी लड़के मुझे परेशान करेंगे तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगी? मैं तो उनकी जमकर पिटाई करूंगी। यही तो यहाँ पर बात था। आरू को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे समझाना क्या चाहती है। सभी की आपस में बात हो ही रही थी तभी वैभव की आवाज़ आती है, मेरे बिना ही लंच किया जा रहा है। ये सुन आरू जहाँ उठती है वह तुरंत वैसे ही उठती है और जाकर वैभव के गले लग जाती है और वैभव भी उसे कमर से पकड़ होलकर उसे एक राउंड घुमाते हुए बोलता है, अरे मेरा बच्चा संभाल के। तभी वैभव उसको वैसे ही उठाते हुए चेयर पर बैठाता है, तभी खुद के देखता है जिसकी शर्ट पर आरू के खाने के दाग पड़ गए थे। जब आरू ये देखती है तो प्यारा सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी भाई। वैभव उसके सर को सहलाकर उसके माथे को चुम बोलता है, इट्स ओके आरू। तभी बरखा उठती है, वैभव के सीने से लग जाती है। वैभव उसके भी माथे पर चुमकर वहां पर बैठता है। तभी ब्रजेश जी बोलते हैं, आज आप 3 साल बाद आ रहे हैं। पहले भी आप सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए आए थे, इस बार क्या इरादा है? वैभव पापा इस बार यहीं पर रुकने का इरादा है क्योंकि अधिराज यहीं से काम करेगा। सभी उसे देखने लगते हैं। तभी आरू बेख्याली में, भाई यह अधिराज कौन है? आरू ये पूछ अपना खाना खाए जा रही थी, पर सभी लोग आरू को देखने लगते हैं जिसका उसे होश नहीं था। तभी रचना बोली, पर मुझे तो वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसी सोच रखता है और देखने में ही कितना क्रूर और घमंडी लग रहा था। न जाने कौन उससे लड़की शादी करेगी और कौन उसे अपनी बेटी देगा। जो अपने शर्त अपने दादा से कह रहा था, तौबा तौबा, कौन उस इंसान से संबंध बनाएगा, ऊपर से हर लड़कियों के साथ। ये कहते कहते वो चुप हो जाती है। अमित और राजन एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वैभव अधिराज की तरफ से पक्ष लेते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है छोटी माँ, वह चाहे जितने भी गुरूर में हो, चाहे जितना भी जिद्दी हो, पर वह कभी किसी के साथ आज तक कोई जबरदस्ती नहीं किया है। हर लड़की खुद उसे प्रवोक करती है। तभी रचना जी बोलती है, तो क्या उसके ऊपर जो इल्जाम लगा था वह सब गलत है? और अभी तुमने क्या कहा कि उसे कोई प्रवोक करता है? तुम भी तो कम हैंडसम नहीं हो, या यूँ कहूँ उससे लाख गुना सुंदर हो, तो तुम्हारे ऊपर भी तो लड़कियां मरती ही होगी। तुमको कोई बहकाए तो तुम क्यों नहीं फिसलते हो? उसकी बात सुन सभी लोग नागवारी में सिर हिला देते हैं। वैभव कोई जवाब नहीं देता है तो रचना जी बोली, अभी तुम ऐसी बात कर रहे हो, पर सच सच बताना, यदि कभी अपनी बहन ऐसे आदमी को देने की बात हो तो क्या तुम अपनी बहन की शादी उस इंसान से करना चाहोगे? वैभव निःशब्द हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है। सच था कि वह कभी भी अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान के साथ नहीं होने देगा। इसलिए नहीं कि वह एक लड़की बाज है, इसलिए क्योंकि उसका गुस्सा बर्दाश्त करना हर किसी के बस में नहीं है। इतनी सारी बातें हो रही थी और आरू के सब दिमाग से ऊपर जा रहा था। वह बरखा से बोलता है, बरखा चल मेरा सिलेबस कंप्लीट करवा दे, नहीं तो कल वह मैडम फिर से कोई नया बखेड़ा खड़ा करेगी। बरखा हाँ में सिर हिला ऊपर चली जाती है। राजावत विला में अपने रूम में रिया कब से चहलकदमी कर रही थी। वह कल से अब तक वह रूम से बाहर नहीं आई थी। उसके दिल में एक बहुत घबराहट सी छाई हुई थी। तभी उसके रूम में प्रीता जाती हुई उसे गले लगाकर बोली, दी मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है अनिरुद्ध जीजू बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। उनको देखकर तो सारी लड़कियां जल भून रही थी। रिया प्रीता से बोली, अभी जो भी तुमको मुझसे बात करनी है बाद में करना।
मैं इस समय कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। तभी प्रीता, हो लगता है मेरी दीदी शर्मा रही है मेरी बात सुनकर। क्या आपने जीजू का नंबर लिया? कोई बात नहीं, मैंने लिया है, मुझे पता था आप तो शर्मीली हो, आप तो लोगी नहीं जीजू से नंबर। पर मैं तो हूं ना आपके लिए, यह बोल उसे कंधे से कंधे लड़ा देती है। रिया जो बहुत ज्यादा परेशान थी वह गुस्से में प्रीता पर चिल्लाते हुए, प्रीता जब मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ कि मुझे इस समय परेशान मत करो तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अरे मुझे नहीं बात करना किसी से, तुम्हारे पास नंबर है ना उसका तो तुम ही बात करो उससे। रिया की इतनी तेज आवाज सुन प्रीता सहम सी जाती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वह वहां से भागकर बाहर निकल जाती है। आदित्य जो बाहर ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था, वह अंदर जाकर रिया से बोलता है, रिया ये क्या हरकत है और तू कैसे प्रीता से बात कर रही है? रिया गुस्से बोलती है, आदित्य प्लीज मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। तभी आदित्य बोलता है, तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारा भाई हूँ, अगर मैं कुछ कहूँगा तो तुम उसे सुनोगी। ये बोल उसके कंधे से पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि जिस इंसान के लिए तुम अपनों के ऊपर इतना गुस्सा झाड़ रही हो वह इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। रिया भी उसे गुस्से में भड़कते हुए, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। आदित्य भी गुस्से में, प्यार करती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्यार में इतनी अंधी हो जो उसकी घिनौनी हरकत भी ना देख सकूं। तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे शादी करेगा? और इनफैक्ट वह शादी करेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जायदाद से। और जिस दिन बड़ी माँ को ये बात पता चली उस दिन तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी शादी जो एक हफ्ते बाद होने वाली है ना, वह आज की आज करवा देंगी। ये बोल वह उसे छोड़ बोलता है, मैं लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ रिया, कोई भी ऐसी हरकत मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बड़ी माँ से कहने के बजाय मैं आज रात भाई से सब कुछ बता दूँ। अधिराज का नाम सुन रिया चुप हो जाती है और वह रोते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है। आदित्य वहां से निकलते हुए, खुद को एक बार सोचो रिया कि जो इंसान तुमसे प्यार करता है तुम्हें किसी और से सगाई करने कैसे दे सकता है। एपिसोड 10, वैभव को आरू के लिए अधिराज की इनडायरेक्टली धमकी, एआर की वापसी। अब आगे आदित्य अपनी बात कहकर रिया को वैसे ही छोड़कर चला जाता है। रिया अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट जाती है और बोलती है, तुम सब क्यों नहीं समझ रहे हो, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। उसे मेरी माँ ने धमकी दी है। जिस माँ को बताने की बात कर रहे हो वह माँ तो उससे पहले ही मिल चुकी है। मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? ये बोल उसके आंखों से आंसू आ जाता है। वही एक बड़े से बिल्डिंग के सामने जो दिखने में 7 से 8 मंजिला था, उसके बाहर एक बहुत बड़ा सा लोगो लगा हुआ था और इतनी स्टाइलिश से डायमंड से बनवाया गया था कि उसकी शोभा ही बता रही थी कि वह कितनी बड़ी कंपनी है। ये कंपनी अधिराज राजावत के नाम पर बनाई गई थी। ये कंपनी की शुरुआत राधिका राजावत ने की थी। धीरेन्द्र राजावत ने अपनी पूंजी उस कॉलेज में अपने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। विक्रम राजावत एक आर्मी ऑफिसर थे। उस समय राधिका की शादी विक्रम राजावत से लव मैरिज हुई थी। विक्रम के ज्यादातर बाहर ड्यूटी पर रहने से वह घर में काफी अकेली रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी ये कंपनी की शुरुआत की थी। अपने बड़े बेटे के नाम पर वह कंपनी में पहले फैशन डिजाइनर से कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत से उनकी प्रोग्रेशन काफी अच्छी थी। शायद उनके नाम के आगे राजावत जुड़ना ही उनकी सबसे बड़ी प्रोग्रेस था। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई और उन्होंने अपने कंपनी में काफी कुछ हेड करते गई और धीरे धीरे उनकी कंपनी लोगों की नज़र में आने लगी। फिर जब अधिराज 20 साल का हुआ तो वह उनके कंपनी को ओवरटेक कर लिया और उसके बाद उसने अपने सपने डायमंड की बिजनेस और कंस्ट्रक्शन और फैशन डिजाइनिंग के जरिए उसने उसमें ज्वेलरी का काम किया। धीरे धीरे वह काफ़ी हद तक बिजनेस में आगे बढ़ता गया। वह उन सभी लोगों को अपने कंपनी में जोते गया जो मेहनत और लगन से काम करना चाहते थे। वह सभी लोगों के काम की कद्र करता था। वह अपना एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप में वैभव भी उसके साथ था और प्रीतम भी, तीनों मिलकर उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी के बाहर जैसे ही 2 से 3 बड़ी बड़ी कार आकर रुकती है, तभी कंपनी के अंदर के मैनेजर सुभाष घबराकर अपने सारे एम्प्लॉय को बोलता है, बॉस आ गए। तो सभी उठकर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। पीछे की गाड़ी से बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और आगे वाले बेंटली गाड़ी को खोलते हैं तो उसमें से अधिराज बाहर अपने एक पैर निकालता है। उसका लुक किसी राजा महाराजा से कम नहीं था।
वैसे था भी राजा का वंशज। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में, आंखों पर गॉगल्स लगे, हाथों में रिस्ट वॉच, बालों को काफी सलीके से सेट किए हुए, कस्टम मेड लेदर जूता जिसकी कीमत दूर से ही नजर आ रही थी। अपने टाई को नॉट को थोड़ा ढीला करते हुए खुद कार से बाहर निकलता है। वह चलते हुए किसी क्रूर और एरोगेंट राजा से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी वह भूरी आंखें एकदम शांत और समुद्र से गहरी नजर आ रही थी, जिसमें यदि कोई कुछ ढूंढने की कोशिश करे तो वह उसमें डूब जाएगा पर कभी भी उसमें कुछ खोज नहीं सकेगा। वह कंपनी के अंदर की जाता है और उसी के पीछे वैभव और प्रीतम जो कि उसका लॉयर दोस्त और उसका बिजनेस पार्टनर था कंस्ट्रक्शन वाले साइड में, तो वही वैभव उसका पर्सनल बॉडीगार्ड और असिस्टेंट था, और साथ में उसका दोस्त के साथ साथ उसके सारे लीगल और इनलीगल कामों का सहभागी। तीनों ही अंदर जाते हैं। तीनों के ही पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि लड़कियां तो देखकर ही होश ही उड़ रही थी, पर अधिराज को देख सभी की आंखें थोड़ी खौफ में हो गई थी, क्योंकि आज से 7 साल पहले भी अधिराज कोई अच्छा इंसान नहीं था। वह काम के प्रति ईमानदार और मेहनती था और गलतियां उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी। जैसे वह अपने काम के प्रति ईमानदार था, वैसे ही दूसरों के भी काम की इज्जत करता था, पर कोई भी उसे यदि लापरवाह दिखता था तो वह उसे अपनी कंपनी में रखना भी पसंद नहीं करता था। तभी वह सभी जैसे ही अंदर जाते हैं, वैसे ही कुछ स्टाफ जो काफ़ी बड़े पोजीशन पर थे, जैसे एनकाउंटर मैनेजर और भी कई स्टाफ फूल लिए खड़े उनके स्वागत के लिए खड़े थे, और अधिराज को देते हुए बोला, सर वेलकम अगेन टू योर ऑफिस। अधिराज मैनेजर सुभाष को देखते हुए बोलता है, मेरे ही ऑफिस में मेरा वेलकम तुम करोगे, कितनी अजीब बात है। ये सुनते ही मैनेजर, जो बड़ा सा मुंह फाड़े खुशी खुशी उसका वेलकम कर रहा था, उसका मुंह छोटा सा हो जाता है। तभी अधिराज बोलता है, अगर मेरा स्वागत और मुझे इम्प्रेस ही करना है तो पिछले 7 साल की फाइल लाकर उसका रिकॉर्ड मुझे दो। ये बोल वह निकल जाता है। प्रीतम और वैभव को उसकी हालत देख हंसी आ रही थी और वह दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। वही मैनेजर की तो हवा ही खराब हो चुकी थी। 7 साल पहले की फाइल को रेडी करना और उसके बॉस को इम्प्रेस करना, मतलब अगर वह दिन रात भी काम करता है तो भी उसे कुल मिलाकर 1 महीना लगेंगे। वह तो चक्कर खाने की कंडीशन में हो गया था, पर खुद को संभालता है और रिसेप्शनिस्ट बोलता है, मीरा जी सर। सुभाष मैनेजर, जरा अपने नाजुक हाथों से 1 गिलास पानी पिला दो। मीरा समझ जाती है कि यह बीपी के वजह से बस चक्कर खाकर गिरने वाले हैं। वह तुरंत उन्हें 1 गिलास पानी देती है। सुभाष अपने आप को नॉर्मल कर फिर से वह सभी की तरफ देखते हुए, क्या यहाँ कोई मेला लगा हुआ है जो इस तरह से घेर कर खड़ हो? गो एंड फोकस ऑन योर वर्क इमीडिएटली। ये सुनते ही सभी मुंह बनाकर चले जाते हैं, पर अधिराज तो चला जाता है, पर अपने साथ पीछे सभी को गॉसिप करने के लिए छोड़ जाता है। सभी लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा, रुडनेस देख इम्प्रेस हो जाती है। कहा जाता है कि लड़कियों को गोरे चिट्ठी सीधे लोग, नाजुक लोग पसंद नहीं आते हैं। हॉट, सेक्सी, कड़क टाइप के इंसान ही लड़कियों को पसंद आते हैं, और शायद अधिराज में वही एटीट्यूड था जो हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा था। अधिराज जाकर अपने केबिन में अपने चेयर पर बैठा था और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहा था। यह उसका ऑफिस था जो उसने 7 साल पहले छोड़कर गया था। तभी प्रीतम उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोलता है, अधिराज तुमने जो मुझे कम कहा था वह हो गया है। वह एक बार तुम्हें उस खदान पर बुलाना चाहते हैं जहां पर डायमंड होने की आशंका है। अधिराज के चेहरे पर तिरछी सी स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, मेरी जल्द से जल्द वहां के लिए मीटिंग तैयार करो। ये बोल वैभव को देखता है तो वैभव हाँ में सिर हिलाता है। फिर प्रीतम से बोलता है, प्रीतम तुम सारे डॉक्यूमेंट रेडी करो और उसे लीगली गवर्नमेंट से उसे पास करवाओ। मुझे हर हाल में वह जमीन और एरिया चाहिए, और जितने भी पैसे गवर्नमेंट को देने हो दो, पर मुझे वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। प्रीतम हाँ में सिर हिलाता है और उन दोनों को जाने का बोलता है। वह सभी जाने लगते हैं। तभी अधिराज वैभव को रोकता है। वैभव रुक जाता है तो अधिराज वैभव की तरफ देख अपने लैपटॉप में उसे कुछ दिखाने लगता है। वैभव जैसे जैसे वह लैपटॉप से वीडियो देखा जाता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते जाता है। फिर वह एक बार अधिराज को देखता है तो अधिराज मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत घमंड था ना तुम्हें उस पर, अब क्या कहना चाहोगे?
फिर खड़े होकर विंडो के पास जाते हुए, लड़कियों को छूट उतनी ही देनी चाहिए जितनी उसे छूट में वह एंजॉय कर सके, इतनी भी मत दे दो कि वह दुनिया में जीतने के चक्कर में खुद भी उसमें बहती चली जाए और उसके बाद यदि उसके साथ कुछ होता है तो जिम्मेदार सिर्फ लड़कों को समझा जाता है। ये सुनते ही वैभव की मुठिया कस जाती है। अधिराज तिरछी नज़र से वैभव को देखता है तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। फिर अधिराज अपने मुंह में एक सिगरेट रखता है तो वैभव बिना किसी भाव के उठकर उसके सिगरेट को जला देता है। तभी अधिराज अपनी सिगरेट से धुआं को उड़ाते हुए बोलता है, मुझे अपनी इज्जत और अपनी रुतबा बहुत प्यारी है और मेरे घर पर कोई कीचड़ उछाले तो मैं उसके साथ क्या हश्र करता हूँ ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। ये बोल वह अपने मुंह से धुआं उड़ाता है पर वैभव कुछ भी नहीं कहता। वही शाम का समय, शाम के 7 बजे प्रियांशु गिरवाल हाउस के बाहर कब से हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा था और उसके हॉर्न बजाने पर इधर अंदर रचना उतना ही तिलमिलाई थी। वह गुस्से में राजन जी को देखते हुए बोलती है, पापा आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये लड़का आए दिन घर में टपका रहता है और अपने साथ साथ आरू को भी एक लड़का बनाकर रख दिया है। उसके अंदर तो कोई लड़कियों जैसी हरकत भी नहीं रह गई है, सब इसी की संगति का असर है। राजन जी मुस्कुराते भी बोलते हैं, अरे इतना प्यारा बच्चा है, उसी के साथ आरू बड़ी हुई है, दोनों साथ रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तभी आरू नीचे आते हुए बोलती है, दादू आप सच सच बताओ क्या मैं इन्हीं की बेटी हूँ या यह मुझे कहीं से उठाकर लाई है? रचना जी जब ये सुनती है तो उनका गुस्सा और भर जाता है और बोलती है, काश मैं तुझे कहीं से उठाकर लाई होती तो तेरी यह हरकत को देखकर उसी जगह छोड़कर आई होती, पर क्या करूं, तुझे पैदा जो किया है फेंक तो सकती नहीं, अब झेलना ही है। आरू मुंह बनाते हुए बोलती है,